हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 4 से टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके जीएस का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग डेली टेस्ट सीरीज देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और डेली टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम सिरी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। ठीक है, घोड़े दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, तो इतना फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल पर खाली स्थान में हल रखावों के निशान खोजे गए थे। तो दोस्तों, हड़प्पा स्थल पर जो है कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। तो दोस्तों, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज एस.आर. राव ने की थी। ठीक है, यानी रंगनाथ राव ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता D.R. साहनी यानी दयाराम साहनी थे। ठीक है, बनवाली स्थल के उत्खननकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट यानी R.S. बिष्ट थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोजकर्ता राखल दास बनर्जी यानी R.D. बनर्जी थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद कहां से होकर बहती है। तो दोस्तों, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून नेता थे। तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के पश्तून नेता थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो लखनऊ संधि पर जो है 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी। तो किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में कराई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो किस वर्ष किया था? 1911 में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितना प्रतिशत हिस्से के बराबर होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर जो है किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से का बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों, अश्वघोष जो है कनिष्ठ के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 100 क्रोमोसोम सामान्यतः है। तो दोस्तों, 100 क्रोमोसोम सामान्यतः असामान्यतः टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। तो दोस्तों, कौन से जीवाणु जो है सामान्यतः मानव के आंतों में रहते हैं। तो एसेरिकिया कोलाई जो मानव के आंतों में रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेटिसाइफर्स निम्नलिखित में से किस पौधे में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, लेटिसाइफर्स जो है हेविया पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। तो सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी जो है IgE की अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी IG होता है इम्यूनोग्लोबिन ई। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ई।
अगला प्रश्न है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि। तो दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो दोस्तों भारत में साइमन कमीशन आगमन कब हुआ था, तो 1928 में। ठीक है, 1928 में हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड की घटना कब हुआ था, तो काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में साइमन कमीशन आगमन से पूर्व यानी पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो 1928 से पहले कौन सी घटना घटी, 1925 यानी काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन शुरू किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है भारत 1942 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम में की गई है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था। तो किससे हार गया था, तो औरंगजेब से हार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता अनुसंशोधन विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता विधेयक पारित किया है, तो 2019 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो पहला जो दोस्तों विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है, ये दोस्तों गलत है। विधानमंडल का एक छोटा समूह नहीं है। ठीक है, कार्यकारी हमारे चुने गए प्रतिनिधियों के संदर्भित करता है, ये भी गलत है। विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए, तो समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है, तो न्यायपालिका देश में अदालतों के प्रणाली को संदर्भित करता है, ये कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, तो पूंजीवादी शब्द जो है सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में जो है इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु है, तो किस विषय वस्तु का निहित किया गया है, तो राज्य संबंधित
राज्यसभा में सीटों का आवंटन विषय वस्तु निहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है, खाली स्थान। तो रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है दो तापों पर वेगो नियतांकों का निर्धारण करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलम 1 में दिए गए कॉलॉइड तंत्रों के प्रकारों को कॉलम 2 में दिए गए नामों से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड दिया गया कॉलॉइड तंत्र और एक साइड कॉलॉइड का नाम दिया गया है। ठीक है, तो द्रव में ठोस जो है सोल, इसका कॉलॉइड नाम है। ठीक है, सोल कॉलॉइड हो जाएगा। ठोस में द्रव जेल हो जाएगा। द्रव में द्रव पायस हो जाएगा। द्रव में गैस जो है फोम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं। तो दोस्तों बॉक्साइड में उपस्थित समान अशुद्धियां Fe2O3 और SiO2 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित का यूपीएक नाम क्या है। तो दोस्तों यूपीएक नाम इसका बताना है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसका यूपीएक नाम बताना है। तो इसका यूपीएक नाम क्या है? तो इसका एक हेक्सिन 5 आयन इसका यूपीएक नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु समतलीय है। तो दोस्तों कौन सा अणु जो है समतलीय है? तो HCF4 जो है समतलीय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका मुख्यालय जेनेवा है में स्थित है। ठीक है, तो किसका मुख्यालय जेनेवा में है स्थित? तो विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जेनेवा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि WTO की स्थापना कब किया गया था। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला दिया गया पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो ये कथन जो है दोस्तों सत्य है। ठीक है, समिति संस्थानों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सत्य कथन है। ठीक है, तो दोनों कथन जो दोस्तों सत्य है यानी असत्य कोई कथन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो कौन सी सेवा नहीं है? तो URL जो है नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी तीनों दोस्तों क्या है? पैसे ट्रांसफ़र करने का आसानी तरीका है। ठीक है, ये सभी से पैसे ट्रांसफ़र आसानी तरीका से कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? तो दोस्तों बिहार का है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। तो दोस्तों वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यक लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान जो है कब शुरुआत की गई? तो 2017 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा। ठीक है, जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा जिन्होंने 18 वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रवर, मंजीरा और मनेर
परवर, मंजीरा और मानेर नदियाँ जो है किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों परवर, मंजीरा, मानेर नदियाँ जो है गोदावरी नदियाँ की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोलिथ थे जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाता है। तो माइक्रोलिथ जो है पत्थर के औजार थे जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण फसलों के खेतों करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? तो किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई मोल होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों एक मोल बराबर कितना होता है, कितना अणु होता है या परमाणु? तो एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहते हैं। तो वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में न तो डीएनए और न तो आरएनए रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? तो दोस्तों कौन सा रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है संचरित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों कौन सा राष्ट्र जो 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? तो मेडागास्कर राष्ट्र जो है 2023 के हिंद महासागर द्वीप की खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो दोस्तों भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भाग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से क्या मिट्टी का उपजाऊ बनाता है? तो दोस्तों मिट्टी का उपजाऊ क्या बनाता है? खनिज और कार्बनिक पदार्थों के सही मिश्रण जो है मिट्टी का उपजाऊ बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ह्यूमरस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ह्यूमस मृदा जो है किस भाग में पाया जाता है? तो ये क्षितिज भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया महाद्वीप जो है किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन जो है नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों एलिस जेनिटर को चुना गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों घाना की राजधानी कहाँ है? आकरा है। ठीक है, अकरा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो दोस्तों विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो है प्रोथ्रोम्बिन के विश्लेषण में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी अवशेषित निकाय द्वारा किसी अन्य अवशेषित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी अवशेषित निकाय पर किसी अन्य अवशेषित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षैतिज स्थैतिक बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों द्रव्यमान जो है गुरुत्व के कारण त्वरण को
त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंगदैर्घ्य की व्यक्त किया जा सकता है। तो दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उसके तरंगदैर्घ्य की व्यक्त किया जाता है एल द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान किसे मिला है। तो दोस्तों निशान ए पाकिस्तान किसे मिला है, मोरारजी देसाई को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। तो दोस्तों टाइम मैगजीन ने जो किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है, वोल्डिमिर जेलेंस्की को किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। तो दोस्तों किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो है तमिलनाडु बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि यूएन ने किस भारतीय को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यूएन ने डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सुमेलित कौन सा है। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था, ये सही है। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक पीवी सिंधु थे, ये भी सही है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अंचता शरथ कमल और नकहत बरिन थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितने व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 9 व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 91 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है। तो दोस्तों हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है, तो नैरोबी में संपन्न हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 3 सितंबर को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे। तो पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा किसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दाब के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जा सकता है। तो दोस्तों एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी सेल का अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2n²। ठीक है,
एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो पहला होता है KLMN, तो K का 1 हो जाएगा, L का 2 हो जाएगा, M का 3 हो जाएगा, N का 4 हो जाएगा। तो M का बोल रहा है तो M का 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर रख देंगे, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।